उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट वीडियो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर डाला था। चूँकि उसकी भूमिका बनाते बनाते ही हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए प्रस्तावना के बारे में हमने डिटेल नहीं किया था। तो लास्ट हेडिंग हमने प्रस्तावना रखा था। प्रस्तावना को ही उद्देशिका या प्रेम्बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि ये प्रस्तावना जो है मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी, उसी का परिवर्तित रूप संविधान में समाहित किया गया, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, अब एक मूल सवाल यह उठता है कि आखिर प्रस्तावना को हम कैसे समझें, किस रूप में समझें, क्या है प्रस्तावना। तो इसके संबंध में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक आधार है, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन को समाहित किया गया है। इस प्रकार हम प्रस्तावना के बारे में एक छोटी सी चर्चा करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमें बीपीएससी के मेंस फॉर्मेट को देखते हुए चलना है, इसलिए यहाँ पे वन लाइनर कंटेंट ज़्यादा आपको अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे। मेंस के फॉर्मेट को देखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 1947 को जे.एल. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत हुआ। अब चूंकि स्वीकृत तो हो गया, लेकिन इसमें काफी सारे परिवर्तन किए गए, तब जाकर यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ सॉरी ये गलती हो गई, 13 दिसंबर 1947 नहीं, ये एक्चुअली 13 दिसंबर 1946 है। ठीक है, अब प्रस्तावना तो स्वीकृत हो गई है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप भी बन गया। लेकिन आखिर प्रस्तावना कहा जाता है कि भारतीय संविधान को यदि समझना है तो हमें प्रस्तावना को समझना होगा। अब प्रस्तावना को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना को समझना है तो हम प्रस्तावना को सीधे पढ़ जाएं और समझ लें, ऐसा कतई नहीं हो पाएगा। नहीं तो लगभग हर एक बुक में प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एज इट इज लिख दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे चूंकि दर्शन की बात है, अब जिन लोगों ने संविधान सभा के जिन सदस्यों ने प्रस्तावना में इन शब्दों को समाहित किया है, आखिर उन्होंने क्या सोचकर, किस दर्शन से इसे समाहित किया, हमें वो समझना है मेन। ओके, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमें 3 चीजें दिखाई देती है, दर्शाती है। ठीक है, एक सत्ता का स्रोत, ठीक है, दूसरा शासन का स्वरूप, एंड द थर्ड वन इज सत्ता का लक्ष्य। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दों को समाहित किया गया है उन्हें हम इस 3 वर्गों में देखेंगे। ओके, जैसे सत्ता का स्रोत, शासन का स्वरूप और सत्ता का लक्ष्य। क्योंकि कोई भी चीज अगर किसी देश में लागू की जाती है तो उसे मेन ये चीज कानून को देखा जाता है, जैसे उसका स्रोत क्या है, दूसरा उसका स्वरूप क्या है, और उसके पीछे लाने का उद्देश्य क्या है, अर्थात लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो सत्ता का स्रोत हम देख रहे हैं, सत्ता के स्रोत में क्या है, तो जनता। कैसे? तो संविधान सभा की भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान की जो सत्ता है, संविधान की जो स्रोत है, वो स्रोत कौन हो गए? हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ की जनता। ओके, अब आगे हम चलते हैं, शासन का स्वरूप, उसको देखते हैं। देखिएगा शासन का स्वरूप। ठीक है, शासन के स्वरूप में हम सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता, सोवरेनिटी। ओके, संप्रभुता को अगर हम एक्सप्लेन करें तो संप्रभुता इस संदर्भ में कही जा सकती है कि निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति होती है वो हमारे स्वयं के पास होनी चाहिए, अर्थात कि किसी भी प्रकार का बाह्य या आंतरिक दबाव निर्णय लेने में नहीं होना चाहिए। इसे हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था स्टेट पीसीएस में, और बहुत पहले यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा था, हालांकि बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। इसका एक उदाहरण आपको दिखाई देगा, बांग्लादेश के साथ जब हमारे सीमाओं में थोड़ा सा बदलाव आया था, उसको लेकर एक सवाल था, ठीक है। तो सवाल क्या था, वो सवाल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बार सवाल रिपीट करूंगा। सवाल ये था कि भारत किसी विदेशी सीमा के अधिग्रहण को, भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में, किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से को छोड़ देता है, तो यह भारतीय संविधान के या भारतीय शासन के कौन से स्वरूप को दर्शाता है। सवाल ऐसे है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा सवाल, ध्यान रखिएगा कि भारत किसी विदेशी सीमा के अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से को छोड़ देता है, तो यह भारतीय शासन के कौन से स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको संप्रभुता कहेंगे, क्योंकि किसी सीमा का अधिग्रहण करना या फिर किसी अपनी सीमा को, अपनी सीमा के किसी हिस्से को किसी अन्य देश के पक्ष में दे देना, ये निर्णय कौन कर रहा है, तो भारत खुद कर रहा है, ओके। यानी कि ये निर्णय खुद कर रहा है बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति उसकी स्वयं की है, इसलिए हम इसे संप्रभुता कहेंगे, ओके। यानी कि क्या हुआ कि निर्णय लेने की शक्ति, अर्थात किसी भी बाह्य या आंतरिक दबाव के स्वरूप निर्णय न लिया जाए, उसे हम संप्रभुता कहेंगे, ओके। अगला आता है शासन स्वरूप में हमारे समाजवादी, ओके। अब देखिए समाजवादी, हालांकि जब मूल संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया 42वां संशोधन, और आई होप आपको पता होगा कब, 1976, ठीक है। अब समाजवादी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ये देखिएगा, समाजवादी कहने का अर्थ है कि समानता स्थापित हो, एक न्यायपूर्ण समानता, उसे हम समाजवादी राष्ट्र कहेंगे, ठीक है। हालांकि भारतीय समाजवाद और अन्य देशों के समाजवाद में कुछ फर्क है, तो हम उस फर्क को भी आगे देखते हैं। चलिए आइए, समाजवादी शब्द आपने देखा कि समाजवाद एक्चुअली समाजवादी नहीं था, समाजवाद था, ठीक है। शब्द समाजवाद है, इसी को समाजवादी कर दिया गया है। देखिएगा, समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवाद जो लक्षण हैं वो संविधान में पहले से मौजूद नहीं थे, पहले से मौजूद थे समाजवाद, लेकिन कोई प्रॉपर शब्द इसके लिए नहीं आया था, ठीक है। अब समाजवाद पहले से मौजूद था तो किस रूप में मौजूद थे, तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवाद भारतीय संविधान में पहले से मौजूद थे। अब भारतीय समाजवाद अन्य समाजवाद से कैसे तुलनात्मक अध्ययन करें तो अलग है, तो देखिएगा, भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ओके। अब लोकतांत्रिक समाजवाद कहने का क्या अर्थ हुआ, तो लोकतांत्रिक समाजवाद वो होता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन करता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भारतीय समाजवाद जो है वो किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समाजवाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन करता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का क्या अर्थ हुआ, जहां सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। ऐसे समाजवाद को हम ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन कौन करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद किसका स्वरूप है, तो भारतीय शासन का एक अभिन्न स्वरूप है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मुझे इन्हें मिटाना पड़ेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष,
जो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देगा। चलिए, स्वरूप में अगला आता है धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति होने के साथ साथ भारत में अलग अलग धर्म के भी लोग रहते हैं। तो अब धर्मनिरपेक्ष शब्द जो लाया गया, तो ये, हालांकि ये भी जान लीजिए, ये भी पहले नहीं था, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, ये भी 42वां संशोधन कब 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, पंथ निरपेक्ष में हमने देखा, इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। और साथ ही इसी में और विस्तार किया गया है इसको, कि यदि समाज में कोई धार्मिक आधार पर कोई बुराई अगर व्याप्त हो तो राज्य उस बुराई को दूर करेगा। धर्मनिरपेक्ष कहने का ये अर्थ हुआ। अब इसका अगर उदाहरण देखिएगा धर्मनिरपेक्ष का, तो आप देख लीजिए, जैसे अभी इस्लाम धर्म में 3 तलाक मुद्दा समाप्त हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अब ऐसा माना गया कि ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई है, धार्मिक बुराई है जो समाज में व्याप्त है। तो इसके लिए एक विशेष कानून लाकर इस धार्मिक बुराई को यहाँ से हटाया गया। ठीक है, चलिए, अब इससे आगे चलते हैं धर्मनिरपेक्ष से। तो आप लोग देख रहे हैं लोकतंत्र। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष से आगे चल, हालांकि धर्मनिरपेक्ष में अगर आप चाहें तो कुछ चीजें और देख लीजिए। आखिर धर्मनिरपेक्ष कहाँ दिया गया, इसकी संविधान में ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 25 से 28। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से शायद सवाल पूछे भी जाते हैं मौलिक अधिकारों से, और आजकल तो मौलिक अधिकार ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोकतंत्र। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। शायद मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, जाहिर सी बात है, हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें लोकतंत्र में। लोकतंत्र के संदर्भ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका एक स्टेटमेंट है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ओके, तो मतलब कि मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। ठीक है, और ये किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आइए अब लोकतंत्र में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, लोकतंत्र 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब 2 तरह में क्या, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इतना तो आप लोगों को पता ही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर उदाहरण लीजिएगा तो आप लोग कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष कहाँ है, तो आप भारत कह सकते हैं उदाहरण में। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनका कुछ अलग नाम भी है। ठीक है, अब वो देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है उसे सहभागी लोकतंत्र भी कहते हैं, या इसी को सक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है, या इसी को हम सक्रिय लोकतंत्र भी कह सकते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अक्रिय लोकतंत्र। ठीक है, अब हम इनका मतलब समझेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता की जो भूमिका होती है वो
केवल चुनाव तक सीमित नहीं होती है, कानून बनाने तक जाती है। जैसे आपने स्विट्जरलैंड में देखा, ठीक है। तो कानून बनाने तक जब जनता की भूमिका जाती है तो वो हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, यानी कि जनता की नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी आती है। ओके, अब अप्रत्यक्ष में आइए। तो यहाँ पे जनता की जो भूमिका होती है वो केवल चुनाव तक सीमित होती है, मतलब कि नीति निर्माण में जनता सहभागी नहीं बनेगी, बल्कि नीति निर्माण किसके द्वारा होगा, तो जनता के प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाते हैं। अब यहाँ सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करके मतलब क्या, तो सर्वोच्च शक्ति भारतीय संविधान में कौन है, भारत की जनता। और उन प्रतिनिधियों को किसने चुनकर भेजा है, तो भारत की जनता ने। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपके समझ में आ गया। अब हम भारतीय लोकतंत्र को थोड़ा देखेंगे। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो दो तरीके का होता है, एक संसदीय और एक राष्ट्रपति। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो आपको दो हो गया, एक संसदीय या राष्ट्रपति या अध्यक्षीय प्रणाली कह दीजिए। ओके, तो भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली यानी कि संसद के द्वारा नीति निर्माण, और अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि यहाँ पे जो है प्रमुख भूमिका में आपका राष्ट्रपति रहेगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति केवल साइन करने के लिए होते हैं, नीति निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम भारतीय लोकतंत्र में केवल संसदीय लोकतंत्र पर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ओके, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन सा है, संसदीय लोकतंत्र है। अब पूछा जाएगा सवाल कि संसदीय लोकतंत्र के निम्न में से उदाहरण कौन से हैं। जैसे कि बीपीएससी में खास करके पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भी है, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जान लीजिए कि भारत में संसदीय लोकतंत्र कैसे कहा जा सकता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले वयस्क मताधिकार। ओके, हम यहां लिख लेते हैं वयस्क मताधिकार। सेकेंड आप देखिएगा कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता। तीसरा आप देखिए तो स्वतंत्र न्यायपालिका। इससे आगे बढ़िएगा तो सामयिक चुनाव एक्सेट्रा। ये हमें भारत के संसदीय लोकतंत्र के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो भारतीय शासन स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने हालांकि शुरुआत में मिस कर दिया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके जो है 4 प्रमुख तत्व होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ओके, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा प्लेबिसाइट। ओके, यानी कि इसी को बोलते हैं परिपृच्छा। आगे हम डिटेल करेंगे कैसे क्या होता है परिपृच्छा। दूसरा इनिशिएटिव अर्थात पहल। ओके, तीसरा रिकॉल यानी कि प्रत्यावर्तन, और चौथा रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लेबिसाइट यानी कि परिपृच्छा और रेफरेंडम जनमत संग्रह, दोनों में बात यही है कि वोटिंग जनता करती है, लेकिन एक मूलभूत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक बेसिक डिफरेंस है। हमें वो डिफरेंस मेन समझना है, क्योंकि लगभग किसी भी चीज पे अगर जैसे सरकार चुननी है या वोटिंग की बात आती है तो यहाँ पे चुनाव वोट तो जनता ही डालेगी, लेकिन
दोनों में वोट डालने का जो उद्देश्य है वो अलग अलग होता है। ओके, अब जैसे कि रेफरेंडम, जनमत संग्रह, इसमें जब जनता वोट करती है तो ये सरकार चुनने के लिए करती है या फिर ऐसे कानून पर वोट करती है, ऐसे विधेयक पे वोटिंग होती है जिसको सरकार को मानना ही है। ओके, और प्लेबिसाइट, परिप्रेक्षा में क्या होता है कि सरकार कानून लाने के संदर्भ में उलझन में होती है, तो वो जनता से उनकी राय जानना चाहती है। तो जब जनता से उनकी राय जानना चाहती है उस संदर्भ में जब वोटिंग होगी तो वो प्लेबिसाइट होती है, परिप्रेक्षा। तो ध्यान रखिएगा, जब परिप्रेक्षा के संदर्भ में वोटिंग होगी तो ये सरकार माने या ना माने ये सरकार पे डिपेंड करता है, इसके लिए जनता इस पर कोई जोर दबाव नहीं डाल सकती है। लेकिन जब रेफरेंडम के थ्रू वोटिंग होती है तो यहाँ पे सरकार को मानना ही है। ये इसमें एक बेसिक डिफरेंस है आपको रेफरेंडम में और प्लेबिसाइट, परिप्रेक्षा में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हो सकता है चूंकि सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कभी इनसे रिलेटेड सवाल आ भी जाए। ठीक है, चलिए, तो ये प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम किसके प्रमुख तत्व हो गए? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र से आगे आता है गणराज्य। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र नहीं, गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य के संदर्भ में एक आम परिभाषा लोग ये मानकर चलते हैं कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसी में थोड़ा और व्यापक चलते हैं। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ समझना नहीं है, आधारभूत अंतर को समझते हुए चलना है। ये तो कोई भी कहता है गणराज्य है, रिपब्लिक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हाँ राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, तो केवल राष्ट्रपति नहीं आता यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सबसे मूल अंतर है यहाँ पे कि हम लोग जो राष्ट्रपति समझते हैं, यहाँ गणराज्य में राष्ट्रपति नहीं होता है। ओके, गणराज्य में होता क्या है तो वो आप समझिए कि राष्ट्रपति एक्चुअली क्या है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद हुआ। ओके, अब सर्वोच्च संवैधानिक पद के साथ साथ जो भी जनप्रतिनिधित्व के पद हैं, सही से समझिएगा, सर्वोच्च संवैधानिक पद के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व के सभी पद चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही भरे जाएंगे। और साथ ही ये व्यक्ति कौन होंगे तो केवल भारतीय नागरिक। अब वे चाहे तो जन्म से हो या बाद में भारतीय नागरिकता ले ली हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो गणराज्य कहने का अर्थ होता है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व के सभी पद भारतीय नागरिकों के द्वारा ही, और भारतीय नागरिक कैसे तो चुने हुए। ठीक है, ये हमारा गणराज्य हुआ। ओके, अब गणराज्य के संदर्भ में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा, गणराज्य में एक्चुअली दो बातें और हैं। एक कि राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। सबसे पहली बात ये आ गई कि राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। ठीक, और दूसरा कि गणराज्य में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। दो चीजें हैं, पहला कि राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, और दूसरा कि राज्य में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त समूह नहीं होगा। ओके, अब यहां से हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर भारतीय शासन के स्वरूप का वह कौन सा मौलिक लक्षण है जिसके कारण किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है? सवाल है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति मतलब बगैर किसी भेदभाव के प्रवेश कर सकता है। ओके, तो जान लीजिए ये जो मौलिक लक्षण है ये गणराज्य है। ओके, हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, गणराज्य और गणतंत्र ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में या पूरे संविधान में कहीं भी गणतंत्र की बात नहीं की गई है, गणराज्य की बात की गई है। गण यानी कि लोग और तंत्र यानी कि ये आपको डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, और ये आपका रिपब्लिक हो गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो रिपब्लिक वर्ड की चर्चा है, न कि डेमोक्रेसी की, गणराज्य के लिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। शासन का स्वरूप आपको यहां तक
समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं सत्ता के लक्ष्य पर। आइए, एक चीज ध्यान रखिएगा, शासन के स्वरूप में लोकतंत्र में जो जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक पॉइंट छूट गया था, वो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द लाया गया है वो केवल लोकतंत्र को नहीं परिभाषित कर रहा है, जबकि उसका एक अपना बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। वो न केवल राजनीतिक, वर्ण, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है। आपको प्रीवियस एग्जाम के किसी क्वेश्चंस में मिल जाएंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई एक, या ऐसे करके ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन सभी की बात करता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सत्ता का लक्ष्य। तो सबसे पहला लक्ष्य है न्याय। ठीक है, और ये न्याय जो है इसके लिए संविधान में क्या दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और साथ ही डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, और साथ ही साथ आपको दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनके द्वारा न्याय शब्द को परिभाषित किया जाता है। अब ये न्याय जो है ये भी तीन तरह के होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। और इन तीनों को कैसे लाया जाता है, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे है, तो इन तीनों को थोड़ा सा समझेंगे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक कहने का अर्थ हो गया जैसे कि आपको किसी भी धर्म, जाति इत्यादि पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? चुनाव में। चुनाव में किसी भी धर्म, जाति या वंश के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 325 बताता है। और साथ ही अनुच्छेद 326 जो वयस्क मताधिकार की बात करता है, यहाँ आपका राजनीतिक न्याय परिलक्षित हुआ। सामाजिक में आप देख रहे हैं कि किसी भी मूल, वंश, धर्म, जाति के आधार पे समाज में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और नीति निर्देशक आर्थिक न्याय में अगर आते हैं तो आप देखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में पुरुष और महिला के आय के स्रोतों के लिए या जीविकोपार्जन के लिए समान व्यवस्था की गई है, समान अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कि आर्थिक न्याय को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन ये निकलता है कि भारतीय संविधान में ये जो न्याय की परिकल्पना है ये कहाँ से आई? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता, ये दिखा है ना, चलिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, आखिर ये इसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये कहां से आया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो न्याय है, ये न्याय की परिकल्पना कहां से ली गई है, कहां से लाई गई है? ओके, इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सिंसियरली इन वीडियोज को देखते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं। ओके, हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे इस सवाल का जवाब वो जरूर दें। गलत या सही ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग, इसका ओपन सोर्स है आप लोगों के पास, कोशिश कीजिएगा इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम जब हमारी अगली वीडियो आएगी उससे पहले हम इसका आंसर आप लोगों को दे देंगे। तो सवाल हमारा ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर जो न्याय की परिकल्पना की गई है, जो तीन रूपों में है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, यह परिकल्पना कहां से लाई गई है? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। न्याय हो गया, न्याय के बाद अगला है स्वतंत्रता। न्याय के बाद अगला आता है, अगला लक्ष्य है आपका स्वतंत्रता। ओके, अब ये स्वतंत्रता किस रूप में है वो देख लीजिएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति, ओके, विश्वास, धर्म एवं
उपासना। तो ये जो स्वतंत्रता दी गई है विचार एवं अभिव्यक्ति जो कि वैयक्तिक विकास को दिखाते हैं। ओके, उसके बाद है विश्वास, धर्म और उपासना। इन चीजों को देखते हुए यहाँ पे हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो कि हमें मौलिक अधिकार में दिखाई देती है। ओके, और मौलिक अधिकारों में ये भाग 3 में आते हैं जिनके अनुच्छेद आप लोगों को आई होप पता होंगे। चलिए, अब एक सबसे बड़ी चीज कि यह जो स्वतंत्रता दी गई है, ये इन स्वतंत्रता का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए आप इस स्वतंत्रता का प्रयोग भारतीय सीमा में ही कर सकते हैं, अन्य देशों की सीमाओं में जाकर नहीं। अन्य देशों की सीमाओं में जब आप जाएंगे तो वहां के संविधान के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, लेकिन आपको ये इन स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए भारतीय सीमा में पूरी छूट है। हालांकि उसमें भी यह कंडीशन है कि भारतीय सीमा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ शर्त हैं, अर्थात ये नहीं कहा जा सकता है कि ये शर्त रहित है। ओके, यहीं से एक सवाल आपको आई थिंक 65वीं बीपीएससी मेंस में आपको मिला था, 65th बीपीएससी में, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा था और इसका आंसर भी मैंने काफी अच्छा लिखा था। ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में। 65th बीपीएससी की पॉलिटी में बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, जो पॉलिटी का पेपर देखकर मुझे काफी खुशी मिली थी। समझ को देखा गया था, रटी रटाई ज्ञान को नहीं। ओके, हालांकि इसका आंसर भी मैंने लिखा था, पता नहीं देखिए क्या होता है। अभी तक तो इसका रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आएगा तो आगे जरूर बताएंगे। देखिएगा, 65th बीपीएससी में सवाल पॉलिटी में मौलिक अधिकार से ही पूछा गया था कि भारतीय संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं तो दूसरे हाथ से छीन भी लिए हैं। ठीक है, केवल यही स्टेटमेंट था और इसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको आंसर लिखना था। तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता तो दी गई है, मौलिक अधिकार को दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस एक स्टेटमेंट था, इसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको पूरा क्वेश्चन लिखना था। ओके, चलिए, स्वतंत्रता आपने देख लिया। अब स्वतंत्रता के बाद आगे चलते हैं, वो है समानता। समानता या समता आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, समता जो है, कहां गया, स्वतंत्रता के बाद आइए हम समता की ओर बढ़ते हैं। चलिए, देखिएगा, सत्ता के लक्ष्य में अब हमारा अगला टॉपिक है वो है समता या समानता, जो भी कहिए, समता। ठीक है, अब ये समता किस रूप में है, तो प्रतिष्ठा और अवसर के, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, इसके भी 3 आयाम है, ध्यान रखिएगा। एक नागरिक आधार पे, एक राजनीतिक आधार पे और एक आर्थिक आधार पे। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक तो मैंने आपको स्वतंत्रता के संदर्भ में ही समझा दिया था। नागरिक आधार पे कहने का मतलब हुआ कि आप समझ जाइए, नागरिक आधार पे समानता की बात जो होती है वो आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 यहाँ पे आपको नागरिक समानता की बात दिखाई देती है। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, हालांकि इन अनुच्छेदों की चर्चा जब हम मौलिक अधिकार पर आएंगे तो वहां पे हम इन्हें ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक आपने पीछे वीडियो को पीछे ले जाकर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समता के बाद आप देखिएगा कि क्या था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, नेक्स्ट हमारा है बंधुत्व। बंधुत्व कहने का क्या अर्थ हुआ, बंधुत्व से हम एक ही अर्थ निकालते हैं, वो है भाईचारा। ठीक है, ओके, बंधुत्व। चलिए, बंधुत्व कहने का अर्थ हुआ कि भाईचारा। अब भारतीय संविधान जो है वो बंधुत्व को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है, आखिर बंधुत्व के लिए ऐसे प्रावधान क्या किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बंधुत्व के लिए जो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ओके, बंधुत्व के लिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता के प्रावधान के कारण ही भारतीय संविधान या भारतीय शासन तंत्र में
बंधुत्व यानी भाईचारे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओके, अब बंधुत्व में दो आयाम आते हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, वो देख लीजिए आपको क्या क्या है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, यानी किसी को व्यक्ति का गौरव कह सकते हैं या व्यक्ति की प्रतिष्ठा कह सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, बंधुत्व में दो आयाम आए, क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, चलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे एक शब्द आया है अखंडता, इसको हम यहां ले आते हैं अखंडता। देखिएगा, जिस प्रकार आपने पहले देखा कि संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, हालांकि इसकी चर्चा मैंने नहीं की थी, शब्द आते गए तो मैंने उसके बारे में बताता चला गया था। मैं संविधान की प्रस्तावना में, एक्चुअली प्रस्तावना में पहले आज तक एक ही संशोधन हुआ है, वो है 42वां संशोधन 1976। ठीक है, अब उस संशोधन में क्या हुआ था, तो हमने पहले देखा समाजवाद, दूसरा शब्द हमने देखा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द आया अखंडता। ठीक है, ये अखंडता शब्द भी जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ओके, चलिए, तो अब हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा, प्रस्तावना को समझा, और ये देखा कि प्रस्तावना हमें क्या क्या दर्शाती है। आखिर हम प्रस्तावना को जब हम एक झलक अगर ऊपर से पढ़ते हैं तो वो क्या क्या चीज दर्शा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से यूपीपीसीएस में एक बार फिर से पीटी में सवाल आया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को डैश किया गया, तो आप लोगों को ध्यान होगा अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित। ये यूपीपीसीएस में पीटी में पूछा गया सवाल है लास्ट ईयर, मतलब 2019 में। ठीक है, अब यहीं से एक और सवाल आता है यूपीपीसीएस में जो पूछा गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। हालांकि उससे पहले एक चीज और हम यहाँ विस्तृत कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन, ध्यान रखिएगा, आज तक केवल एक ही बार हुआ है, आज तक केवल एक बार, और वो कब, तो 42वां संशोधन 1976 जोड़ा क्या गया, तो देखिएगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब हम आते हैं यूपीपीसीएस में जो सवाल पूछा गया था। सवाल ये था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शासन का स्वरूप दिया हुआ है उसका क्रम, मतलब उनको एक क्रम में सजाना था, तो वो क्रम क्या था हम उस पर देखेंगे। शासन के स्वरूप का क्रम, एक्चुअली ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ऑप्शंस में ही इन्हें आगे पीछे कर दिया गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने शासन के स्वरूप को पढ़ा है, क्रम भी लगभग सेम वही है। ठीक है, देखिएगा, आपने देखा और आप नहीं होगा तो एक बार प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, तो देखिएगा क्या है क्रम, संप्रभुत्व संपन्न, पहला आपका शब्द ये मिला संप्रभुत्व संपन्न। उसके बाद अगला शब्द क्या था, याद कीजिए, समाजवादी, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी। इसके बाद तीसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष, देन लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक क्या, गणतंत्र या गणराज्य, एब्सोल्युटली गणराज्य। अच्छा लगा कि आप लोग इस चीज को पकड़ चुके हैं कि गणतंत्र और गणराज्य,
अलग अलग होता है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्रम था संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, चलिए तो प्रस्तावना में लगभग हो गया। चलिए देखिए, लगभग हमने प्रस्तावना को देख लिया। अब इक्का दुक्का छोटे छोटे फैक्ट हैं तो हम उन्हें देखते हैं। देखिएगा, प्रस्तावना से संबंधित दो केस ज्यादा फेमस हैं। एक बेड़ूवाड़ी केस 1960 और दूसरा केशवानंद भारती केस। इसके बारे में उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बेड़ूवाड़ी केस में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया था। ओके, बेड़ूवाड़ी केस 1960 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया था, इसलिए कहा गया कि यह संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय नहीं है। लेकिन वहीं केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और संशोधनीय भी माना गया। ओके, ये दो केस आपको यहाँ दिखाई देंगे। चलिए, और हाँ एक चीज और, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है धर्मनिरपेक्ष। तो आप जरूर बताइएगा भारत में कितने धर्म हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग ये सवाल सुनिएगा तो आप लोगों को कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन मैंने सवाल पूछा है कि भारत में कितने धर्म है। ओके, तो आज के वीडियो में आपको कमेंट करने के लिए मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं। एक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की संकल्पना कहाँ से ली गई है या कहाँ से लाई गई है, और दूसरा, भारत में कुल कितने धर्म हैं। ओके, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इन दो क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करें। ओके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके और जिस उद्देश्य के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे, वो उद्देश्य मेरा पूरा हो सके। इसमें आपकी सहभागिता नितांत आवश्यक है और मैं चाहूँगा कि मेरे उद्देश्य को पूरा करने में आप लोग मेरे सहभागी बने। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।